राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कर ली। अब यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अपन यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक है ये देख लेते हैं। इसमें 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है पौष्टिक खाद्य स्रोत की पहचान जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं। आज ये देखेंगे अपन। दूसरा टॉपिक है इसमें खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और कार्बन फुटप्रिंटिंग को समझने के लिए एक अध्ययन। ये अगले वीडियो में देखेंगे। चलो पहला टॉपिक देख लेते हैं। पौष्टिक खाद्य स्रोतों की पहचान जो पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो खाद्य पदार्थ पौष्टिक भी हैं और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालते हैं, उन खाद्य पदार्थों को देखेंगे अपन। हमारे द्वारा चुने गए खाद्य पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। कुछ खाद्य स्रोत का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन से होता है, जिसमें जल, मिट्टी, वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो न केवल हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो बल्कि पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचाएं। इसमें पहला है पर्यावरण अनुकूल और पौष्टिक खाद्य स्रोत। जो खाद्य स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं यानी इको फ्रेंडली हैं। निम्नलिखित खाद्य स्रोत पोषण से भरपूर होते हैं और इनके उत्पादन में पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। पहले होते हैं इसमें स्थानीय, मौसमी और खाद्य पदार्थ। मौसमी फल और सब्जियां, इनका उत्पादन प्राकृतिक रूप से होता है, जिससे अतिरिक्त ये वो वाला मौसमी नहीं है, ये मौसम वाला मौसमी है ना, ये ध्यान रखना आप। इनका उत्पादन प्राकृतिक रूप से होता है, जिससे अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। इनके लिए अधिक पानी और ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती, जिससे जल और ऊर्जा की बचत होती है। आयातित यानी कि इम्पोर्टेड खाद्य पदार्थों की तुलना में इनके परिवहन में कम ईंधन खर्च होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटता है। उदाहरण के लिए देखें तो गर्मियों में आम, खरबूजा, तरबूज, लौकी और परवल। सर्दियों में गाजर, शलजम, फूल गोभी और हरे पत्तेदार सब्जियां। इनमें देखते हैं स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग। यह स्थानीय किसानों की मदद करता है और उनके आर्थिक विकास में योगदान होता है। इनसे स्थानीय उत्पाद ताजे होते हैं और इनमें पोषण तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। उदाहरण देखें तो राजस्थान में बाजरा और जौ, दक्षिण भारत में रागी और सांबर, उत्तर भारत में सरसों का साग और मक्के की रोटी। इको फ्रेंडली भी होती हैं और आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और पौष्टिक भी होती हैं। दूसरे देखते हैं। पहले तो मौसमी फल देख लिए, सब्जियां देख ली। अब दूसरे देख रहे हैं अपन साबुत अनाज और मिलेट्स। बाजरा, रागी, जौ, ज्वार जैसे मोटे अनाज ये गेहूं और चावल की तुलना में कम पानी में उग जाते हैं। यानी गेहूं और चावल को उत्पादन करने में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये अधिक फाइबर, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रासायनिक उर्वरकों की कम आवश्यकता होती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। उदाहरण देखें तो गेहूं और चावल की तुलना में बाजरा और रागी उगाने के लिए 50% तक कम पानी की ज़रूरत होती है। यानी अगर 100% पानी चाहिए गेहूं और चावल को, तो बाजरा, रागी को तो केवल 50% चाहिए। मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता, जिससे ये पाचन के लिए बेहतर होते हैं। अगली हैं दालें और फलियां, जिनमें है मूंग, मैसूर, अरहर, राजमा और छोले। प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं। इनकी खेती के दौरान मिट्टी में नाइट्रोजन संतुलन बना रहता है, जिससे उर्वरकों की जरूरत बहुत कम होती है। मांस उत्पादन की तुलना में इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है यह आगे बताएंगे, आपको आएगा। 1 किलो चावल उगाने के लिए 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलो दाल उगाने के लिए 1250 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
जैविक खाद्य पदार्थ आते हैं अब अगले। कीटनाशकों और रसायनों के बिना उगाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं जैविक पदार्थ। जैविक खेती से रसायनों का उपयोग नहीं होता, जिससे जल स्रोत और मिट्टी सुरक्षित रहती हैं। इनकी पौष्टिकता प्रारंभिक खाद्य पदार्थों से अधिक होती है। उदाहरण के लिए जैविक फल और सब्जियां, जैविक दूध और दही। अब अगले हैं टिकाऊ रूप से प्राप्त मछलियां और समुद्री भोजन। अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। स्थायी मत्स्य पालन और जलीय कृषि को अपनाने से समुद्री जीवन की रक्षा की जा सकती है। यानी समुद्री मछलियों को पकड़ने के बजाय स्थानीय मछली पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए स्थायी जल स्रोतों से प्राप्त मछलियाँ, जलीय कृषि में उगाई गई मछलियाँ जैसे तिलापिया और कैटफिश। अगले होते हैं शैवाल और वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत। सूक्ष्म शैवाल जैसे स्पाइरुलिना कम पानी और भूमि की आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक प्रोटीन युक्त होते हैं। ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह टिकाऊ भोजन माना जाता है। कीट आधारित प्रोटीन। कुछ देशों में खाने योग्य कीड़े जैसे टिड्डे और रेशम कीट प्रोटीन के टिकाऊ स्रोत होते हैं। विदेशों में देखा होगा आपने, कीड़े बहुत खाते हैं। इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और स्वस्थ वसा पाई जाती है। अब है दूसरा है पर्यावरण अनुकूल भोजन अपनाने के फायदे। पहले में देख लिया कौन कौन से पर्यावरण अनुकूल भोजन है, अब उनके फायदे देखेंगे अपन। प्राकृतिक संसाधन की बचत, कम पानी और कम ऊर्जा की खपत होती है। मिट्टी और जल की गुणवत्ता बनी रहती है। जैविक खेती से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। कार्बन उत्सर्जन कम होता है। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के सेवन से परिवहन में कम ईंधन खर्च होता है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान, अधिक टिकाऊ खाद्य वैकल्पिक माने जाते हैं। जैव विविधता बनी रहती है। स्वास्थ्य में सुधार, बिना रसायन और कीटनाशकों के खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होते हैं। निष्कर्ष या कंक्लूजन, स्वस्थ भोजन और पर्यावरण संरक्षण के बीच गहरा संबंध है। टिकाऊ खाद्य स्रोत को अपनाने से हम न केवल अपने शरीर को पोषण दे सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा कर सकते हैं। यदि हम स्थानीय, मौसमी, जैविक और कम संसाधन गहन खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं तो पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्वस्थ भोजन बराबर स्वस्थ पर्यावरण बराबर स्वस्थ जीवन। यानी कि स्वस्थ भोजन करने से स्वस्थ पर्यावरण बनेगा और स्वस्थ जीवन बनेगा। यूनिट 3 का पार्ट 1 देख लिया अपन ने। पार्ट 2 आएगा जिसके बाद अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आप मैराथन क्लास लाऊंगा, वन शॉट क्लास लाऊंगा सभी की, वो देखना, उसके माध्यम से रिवीजन करना और पीडीएफ को देखना अच्छे से। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स। आज क्या देखेंगे, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी कि फूड सप्लाई चेन और कार्बन फुटप्रिंट को समझने के लिए एक अध्ययन, ये टॉपिक है अपना। अब देखते हैं इस विषय में हम समझेंगे कि हमारे भोजन की आपूर्ति कैसे होती है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और उपभोग की पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इसलिए टिकाऊ खाद्य प्रणाली अपनाने से हम पर्यावरण पर प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब ये देखते हैं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला क्या है, फूड सप्लाई चेन क्या है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला उन सभी प्रक्रियाओं का समूह है जो भोजन को खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पहुंचाने में शामिल है। इसमें मुख्यतः 5 चरण होते हैं। यानी कि भोजन कहाँ से उत्पाद बनता है, भोजन कहाँ उगता है तो खेतों में, और खाते कहाँ हैं तो अपन थाली में। यानी कि जब भोजन खेत से लेकर थाली में आ गया, इस प्रक्रिया को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला है उत्पादन। यह चरण खेती, पशुपालन, जलीय कृषि आदि को कवर करता है।
इस चरण में मिट्टी, पानी, खाद, कीटनाशक और ऊर्जा की खपत होती है। अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है। उदाहरण देखें तो चावल और गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे मिट्टी और जल सुरक्षित रहते हैं। प्रसंस्करण दूसरा टॉपिक है उसका, खाद्य चयन का। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण किया जाता है। इस प्रक्रिया में पैकेजिंग, रासायनिक संरक्षण, रेफ्रिजरेशन, अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है। प्रसंस्कृत भोजन अधिक ऊर्जा की खपत करता है और अधिक कचरा उत्पन्न करता है। उदाहरण, ताजे फल सब्जियां बिना प्रसंस्करण के सुरक्षित होती हैं। परिरक्षित और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में अधिक कार्बन फुटप्रिंट होता है। परिवहन तीसरा है परिवहन खाद्य चयन श्रृंखला का। खाद्य उत्पाद खेतों में प्रसंस्करण इकाइयाँ, थोक बाजारों, दुकानों, अंततः उपभोक्ता तक पहुँचती हैं। परिवहन में वाहनों द्वारा जलाए गए ईंधन के कारण ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। अधिक दूरी तय करने वाले खाद्य पदार्थों में कार्बन फुटप्रिंट अधिक होती है। उदाहरण के लिए, स्थानीय रूप से उगाए गए फल सब्जियां कम दूरी तय करते हैं और पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं, जबकि विदेशों से आयातित खाद्य पदार्थों को हवाई या समुद्री मार्गों से लाया जाता है, जिससे अधिक कार्बन उत्सर्जित होता है। अब इस श्रृंखला का डी भाग है, खुदरा और वितरण। सुपरमार्केट, किराना स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचता है। सुपरमार्केट, किराना स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्य उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचता है। सुपरमार्केट में रखे गए खाद्य पदार्थों को ताज़ा बनाए रखने के लिए ऊर्जा गहन परिशीतन यानी कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखें तो स्थानीय किसानों से सीधे खरीदे गए उत्पादों में कार्बन फुटप्रिंट कम होती है। पैकेजिंग और रेफ्रिजरेशन वाले खाद्य उत्पादों में ऊर्जा की खपत अधिक होती है। अब इस श्रृंखला का डी है, ई भाग है। इस श्रृंखला का ई भाग है उपभोग और अपशिष्ट। जब उपभोक्ता भोजन का उपयोग करता है तो कुछ मात्रा में खाद्य अपशिष्ट यानी फूड वेस्ट उत्पन्न होता है। बचे हुए भोजन और खराब हो चुके खाद्य पदार्थों का सही ढंग से निपटान करना जरूरी होता है। जैविक खाद और खाद्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण टिकाऊ समाधान हो सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं अब। घरों और रेस्तरां से बचा हुआ भोजन अक्सर फेंक दिया जाता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। खाद्य कचरे से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। अब ये देख लेते हैं अपन कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट बहुत बार आ गया। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये देखते हैं। कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य उन ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा से है जो किसी उत्पाद, प्रक्रिया या व्यक्ति द्वारा वातावरण में छोड़ी जाती हैं। यानी कार्बन फुटप्रिंट गैसें होती हैं। खाद्य उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। अधिक संसाधन गहन खाद्य पदार्थों जैसे मांस और डेयरी का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है। यानी कौन कौन सी गैसें हैं? मीथेन, नाइट्रस, और ये सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? मांस और डेयरी में। विभिन्न खाद्य पदार्थों का कार्बन फुटप्रिंट देख लेते हैं। एक साइड में तो खाद्य पदार्थ हैं और एक साइड में उनका फुटप्रिंट है। CO2 की मात्रा है किलोग्राम में। बीफ या गाय का मांस 60 kg CO2, भेड़ का मांस 24 kg CO2, पनीर 21 kg CO2, चावल 4 kg CO2, गेहूँ 1600 ग्राम CO2, दाल 900 ग्राम CO2, सब्जियां 500 ग्राम CO2। निष्कर्ष, मांस और डेयरी उत्पाद कार्बन फुटप्रिंट सबसे अधिक होता है। इन मांस और डेयरी उत्पाद का कार्बन फुटप्रिंट है वो सबसे अधिक होता है।
जबकि शाकाहारी आहार होते हैं ना, उनका फुटप्रिंट सबसे कम होता है, पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम डालते हैं ये। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का चयन करने से कार्बन उत्सर्जन घटता है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीके। पहला है स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ खाएं। इससे परिवहन में होने वाला कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम होता है। संसाधित खाद्य पदार्थों का कम सेवन करें। इससे ऊर्जा और संसाधनों की खपत घटेगी। मांस और डेयरी उत्पादों की खपत घटाएं। शाकाहारी भोजन अपनाने में पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। खाद्य अपशिष्ट को कम करें। बचे हुए भोजन को संरक्षित करें या खाद बनाकर उपयोग करें, वरना इसमें मीथेन गैस जैसी उत्पन्न हो जाएगी, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न चरण होते हैं जिनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम समझदारी से खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं और संसाधन गहन उत्पादों का उपयोग कम करते हैं तो हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। स्थानीय, मौसमी और कम संसाधन गहन खाद्य पदार्थों का चयन करके हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। टिकाऊ भोजन अपनाएं और पर्यावरण को बचाएं। इसी के साथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सभी कंप्लीट कर लिया। अब एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें सभी यूनिट को कवर कर लिया जाएगा और वो अपना अंतिम वीडियो होगा, जिसके बाद आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे के आना। पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, बार बार समझना चीज़ों को। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय स्टूडेंट।